नमस्कार सभी को। जैसा कि इससे पहले भाग में हमने देखा, रघुबर प्रसाद के पिता उसकी पत्नी को उसके पास छोड़कर वापस गांव लौट गए हैं और वो दोनों अभी साथ में रह रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दृष्टि के जल से बुझकर सूर्य चंद्रमा हो गया था और अकल्पना का बना हुआ कमल पानी में तैर रहा था। कुछ याद आने से अचानक रघुबर प्रसाद उठे। उन्होंने चिड़ियों की चहचहाहट और कोयल के कूकने की आवाज़ के बाद ग में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया भी सुनाई दिया था। वे उठकर खड़े हो गए। पत्नी के घुटने के ऊपर तक खींची साड़ी के ऊपर उन्होंने चादर डाल दिया। उठो। उन्होंने पत्नी को प्यार से ऐसे उठाया जैसे कई वर्ष रोज सुबह का सिलसिला था। रघुबर प्रसाद ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। गुड़िया स्लेट पट्टी लेकर खिड़की के नीचे बैठ पड़ रही थी। जब वे सो रहे होंगे तब गुड़िया ने ईंटों के ऊपर खड़े होकर झांका होगा। खिड़की में सलाखें नहीं थी। कमरे में कूदकर कोई ना आए इसके लिए बस पल्ले को बंद किया जा सकता था। पल्ले को बंद करने से कोई ना आए में हवा, उजाला, बाहर का दिखना भी नहीं आता। खिड़की के पल्ले खुले होने से उनके उठने के पहले से कमरे में सुबह थी। रात को उन्होंने सोचा था कि पत्नी से कहेंगे कि वह खिड़की पर डिबरी लेकर खड़ी हो जाए ताकि वे ईंटें वहां से हटा दें। फिर उन्होंने सोचा कि ईंटें हटाने के बदले खिड़की का पल्ला बंद कर दें, पर वे भूल गए थे। वे टट्टी के ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली। जिस जगह रसोई का सामान था वहां एक चुकिया में उन्होंने चाबी रख दी थी। चुकिया वहां नहीं दिख रही थी। पत्नी ने खटपट में अपने स्वप्न के संसार को नींद से जगाकर देखा। टट्टी की चाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने सबसे अलग एक ईंट के ऊपर रखी उस चुकिया को बताया। उसे लगा होगा कि चौके के सामान के साथ टट्टी की चाबी को नहीं होना चाहिए। अपने मन से उसने अपनी गृहस्थी को जमाने का काम यही किया था। जब रघुबर प्रसाद बस स्टैंड गए थे तब पड़ोसनों से उसे यह कुछ गृहस्थी की जानकारी मिल गई थी। चुकिया की चाबी टट्टी की चाबी है, इसका उसने अनुमान लगाया था। थोड़ी देर में घर की चीज़ें अपनी अपनी जगह से हटकर पत्नी की इच्छा से जगह लेने लगी। चीज़ों के इधर उधर होने के समारोह से रघुबर प्रसाद को लगा कि नींद पूरी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे खिड़की की ईंट पर खड़े होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दोनों बच्चों से निर्लिप्त अपने काम में थे और बच्चे बाइस्कोप की तरह खिड़की से देख रहे थे। खा पीकर रघुबर प्रसाद किताब लेकर खटिया पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खिड़की के पीछे बच्चों के खुशी के चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी। रघुबर प्रसाद से रहा नहीं गया। किताब लिए लिए खिड़की के पास आए। एक लड़का खड़ा था, बाकी सब भाग गए थे। क्या है? उन्होंने उस लड़की से पूछा। बकरी का बच्चा, उसने कहा। हवा अच्छी चल रही थी। कौन से रंग का है? उन्होंने पूछा। काले रंग का, बच्चे ने कहा। रघुबर प्रसाद मुस्कुराए। बकरी के बच्चे को देखने चलोगी? रघुबर प्रसाद ने पत्नी से पूछा। चलो। पत्नी तुरंत तैयार हो गई। इधर खिड़की से चलेंगे, उन्होंने कहा। अप्रैल का पहला सप्ताह था। सुबह की हवा में यहाँ थोड़ी ठंडक थी। हवा तेज चल रही थी। खिड़की के बाहर पैर लटकाकर रघुबर प्रसाद कूदे। फिर उन्होंने पत्नी की सहायता की। वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे लंबी रस्सी से बकरी का एक काला बच्चा बंधा था। हवा चलने से पीपल के पत्ते इधर उधर झड़ते तो बकरी का बच्चा दौड़ते हुए पत्ते की तरफ लपकता। एक पत्ते की तरफ जाते जाते फिर दूसरे पत्ते की तरफ दौड़ पड़ता। हवा चलने के साथ एक साथ कई पत्ते खड़खड़ झड़ते। पत्नी की साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए पल्लू में एक पत्ता आकर अटक गया। सब पत्ते का झरना देख रहे थे। नीचे ढेर से पत्ते इकट्ठे हो गए थे। बच्चे गिरते हुए पत्तों को पैर से दबाने के लिए दौड़ते थे। पत्नी के पास एक पत्ता झरा। उसने पैर से दबाना चाहा, जो निशाना चूक गया। रघुबर प्रसाद, पत्नी और बच्चे गिरते हुए पत्तों को पकड़ते, पैर से दबाते इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके खेल को देखकर लगने लगा कि पत्ते जानबूझकर खेलते हुए झड़ रहे हैं। पेड़ अपने पत्ते झराता खेलते हुए खड़ा था। पत्नी के बालों में एक पत्ता फंस गया। रघुबर प्रसाद ने कहा, तुम्हारे बालों में एक पत्ता अटका है। पत्नी ने बालों में पत्ते को उंगलियों से टटोला तो पत्ता नीचे गिर गया। गिर गया, रघुबर प्रसाद ने कहा। पड़ोसन अपनी खुली खिड़की से चिल्लाई। हाथी आया। बकरी के बच्चे के साथ खेलना छोड़ सारे बच्चे हाथी की तरफ दौड़ पड़े। रघुबर प्रसाद को लगा कि हाथी कुछ पहले आ गया है। वे पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े खिड़की तक आए। पहले उन्होंने पत्नी को चढ़ाया, फिर वे कमरे में कूद गए। हाथी आया से प्रफुल्लित पत्नी दरवाजे खोलने लगी। पत्नी ने दरवाजे को पूरा खोला जैसे हाथी को घर के अंदर आना हो। पल्ले की आड़ से उसने देखा भारी भरकम हाथी था। फिर वह अंदर आ गई।
रघुबर प्रसाद तैयार होते होते देख रहे थे कि हाथी सड़क के किनारे नग्न होकर पेशाब कर रहा था। हाथी पर बैठा साधु बीड़ी पी रहा था। हाथी देखकर पत्नी एक छोटी लड़की की तरह खुश थी। रघुबर प्रसाद आज साधु से कहना चाहते होंगे, हाथी पर बैठकर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टेम्पो से चला जाऊंगा। तब साधु कहेगा, मैं आपको टेम्पो स्टैंड में देख रहा था, आप आए नहीं तो आपको लेने घर आ गया। आज देर हो गई, रघुबर प्रसाद कहेंगे। टेम्पो देखने में और देर होगी, हाथी से चले चलिए, हाथी को तेज ले चलेंगे। अच्छा कहकर रघुबर प्रसाद हाथी पर बैठने के लिए तैयार होंगे। कंधे से लटकने वाले झोले में 3 किताबें थीं। पत्नी से जाते जाते उन्होंने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जाने का मन नहीं हो रहा। रघुबर प्रसाद के बाहर आते ही साधु ने हाथी को जमीन पर बैठाया। कार का दरवाज़ा साहब के आते ही ड्राइवर खोलता है। उसी तरह रघुबर प्रसाद को देखकर साधु ने हाथी से बैठने को कहा होगा। हाथी का बैठना कार का दरवाज़ा खुलना जैसा था। हाथी रघुबर प्रसाद को देखकर नहीं बैठा होगा। बार बार ऐसा होने पर रघुबर प्रसाद को देखकर हाथी की बैठने की आदत हो जाए। पत्नी समझी थी कि हाथी रघुबर प्रसाद को देखकर बैठा है। वह रघुबर प्रसाद को हाथी पर चढ़ते हुए देख रही थी और सुखी थी। झोला अगर लटकाने वाला नहीं होता तो कठिनाई होती। चपरासी का छत्ता लौटाने की उन्हें याद नहीं थी। चलें? साधु ने पूछा। चलो, रघुबर प्रसाद ने कहा। अब की बार उन्होंने हाथी पर बैठे पत्नी को पड़ोस की औरतों बच्चों के साथ खड़े देखा। रघुबर प्रसाद को जाते हुए पत्नी कुछ देर देखती रही, फिर घर का काम करने अंदर चली गई। हाथी पर बैठे हुए रघुबर प्रसाद ने देखा कि एक साइकिल हाथी से आगे निकल गई। एक छोटे कद के भूरे रंग के घोड़े पर गांव का एक बूढ़ा आगे आगे चला जा रहा था। जब हाथी चलते चलते घोड़े के बराबर आया तो घोड़ा चौंक गया। घोड़े का बूढ़ा सवार लगाम घोड़े तब ऊँघता हुआ बैठा था। जैसे जैसे लगाम पकड़कर घोड़े को उसने काबू में किया, बूढ़ा सवार तब हाथी के पीछे हो गया था और धीरे धीरे उसी तरह घोड़े पर बैठे जा रहा था जैसे पहले आगे जा रहा था। जाने की वही उसकी लय हो गई जो पहले थी। यह लय धीरे धीरे समय बीतने की लय थी। गर्मी की दोपहर जैसे धीरे धीरे बीतती है। दोपहर अभी हुई नहीं थी, पर घोड़े की चाल देखकर लगता था कि उसका गांव कितना भी समीप हो, उसे रास्ते पर दोपहर ज़रूर मिलेगी। आगे कहीं दोपहर घोड़े के आने का रास्ता खड़े खड़े देख रही होगी। घोड़ा जैसे ही उसके पास आएगा, दोपहर होकर उसके साथ चलने लगेगी। चलते चलते वह बीत जाएगी और आगे रात मिलेगी और यह सिलसिला कई रात सुबह तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद दीवारों का जाता हुआ डेरा मिला। औरतें सिर पर टट्टा कमचिल बोहे थीं। 3 सुअर 3 साइकिलों के कैरियर में बंधे थे। चौथी साइकिल के कैरियर में एक टोकनी में छोटा बकरा बंधा था। बकरा ले जाने वाला देवार डेरे का आदमी नहीं लगता था। सभी साइकिलों को पैदल ले जाया जा रहा था। एक बूढ़े देवार के पीछे एक मरियल कुत्ता निश्चित दूरी बनाए हुए साथ जा रहा था। ये कुत्ता बंधा नहीं था, पर सदृश्य रस्सी से बंधा जा रहा था। अदृश्य रस्सी पालतू होने की नियति थी। दूसरा कुत्ता जो सचमुच रस्सी से बंधा था, हाथी के पास पहुंचते ही भौंकने लगा। मरियल कुत्ता भी डरा डरा भौंकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक ठेले पर जाती हुई नाव मिली। नाव एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर जा रही होगी। नाव से टिका हुआ ठेले पर एक बच्चा सो रहा था। एक औरत और उसका पति नाव डेल रहे थे। उनका बच्चा होगा। नाव सीधी रखी थी, उसे बांधा गया था। फिर भी हाथी के ऊपर से देखने पर लगता था कि नाव तैरते तैरते छूट रही है और हाथी भी ऊपर नीचे होता हुआ हिचकोले खाता आगे बढ़ रहा है। नाव के साथ साथ चलने में कुछ समय तक चलना तैरने के समान लगता होगा। सड़क पर चलते हुए डूबने का डर कतई नहीं लगेगा, यह निश्चित था। पर हाथी के ऊपर बैठे हुए रघुबर प्रसाद को नीचे गिर जाने का डर था। स्कूटर का हॉर्न सुनकर रघुबर प्रसाद ने देखा कि विभागाध्यक्ष साइकिलों के बीच से होकर हाथी से आगे निकलना चाहते हैं। एक सुअर बुरी तरह चीखा। विभागाध्यक्ष का ध्यान सुअर के चीखने से बंट गया, नहीं तो वे रघुबर प्रसाद के नमस्ते को देखते जो उनके लिए था। एक ट्रक आ रहा था। ट्रक में रेत भरी थी। नदी की चमकती रेत थी। बरसात में नदी भरने लगती तब रेत निकालना मुश्किल हो जाता। तब खदान की रेत निकाली जाती थी। खदान की रेत साफ सुथरी नहीं होती थी। अधिक बरसात में रेत बहुत महंगी हो जाती थी। बरसात आने में अभी 1.5 महीना था। ट्रक को आते देख साधु ने हाथी को जितना सड़क के किनारे करना चाहा, हाथी उससे ज़्यादा किनारे हो गया। शीशम के पेड़ की डाली से बचने के लिए दोनों को झुकना पड़ा। शीशम की एक कोमल डाली रघुबर प्रसाद ने झुके हुए तोड़ लिया था। महाविद्यालय से कुछ दूर रघुबर प्रसाद उतरना चाहते थे, पर साधु ने हाथी
को झंडा लगाने की बल्ली के पास रोका। हाथी के बैठते ही इस तरह उतरे कि वे हाथी से नहीं उतरे, वहां पहले से खड़े थे और हाथी उनके पास आ गया। शीशम की डाली उनके पास थी। डाली में छोटी छोटी कली लगी थी। विभागाध्यक्ष थोड़ी देर पहले आकर बैठे थे। शीशम की डाल? उन्होंने पूछा। जी हाँ। शीशम में फूल आ गए? हाँ। आम में बौर बहुत आए। आम के बौर और महुआ के फूल की गंध मुझको एक जैसी लगती है। जी सर। चक्कर आता है? आपको? नहीं, मन को। अच्छा, मैं ध्यान दूंगा कि मन को चक्कर आता है या मुझको। बांस की पत्तियां पीली पड़कर झरने लगी हैं। रघुबर प्रसाद हाथी की बात कहने से अपने को बचा रहे थे। यही हाल विभागाध्यक्ष का था। विभागाध्यक्ष ने रघुबर प्रसाद को हाथी पर बैठे हुए देख लिया था। आम के पेड़ के शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा है। रघुबर प्रसाद ने क्लास लेने जाते समय विभागाध्यक्ष से कहा था। पढ़ाकर जब वे लौटे तब विभागाध्यक्ष ने उनसे कहा, आपके दोनों हाथ में चौक लगी रहती है। कक्षा से आते हैं तो दोनों हाथ के साथ चेहरे पर भी सफ़ेदी लगी रहती है। आपको मालूम तो है सर, मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ। हाँ, पर चेहरे से तो नहीं लिखते। जी हाँ। चलने से दोनों पैर एक साथ चलते हैं, रुको तो दोनों पैर एक साथ रुक जाते हैं, दोनों पैर एक साथ आराम करते हैं। रघुबर प्रसाद बिना रुके लिख सकते हैं। बायां हाथ थक जाए तो दाहिने हाथ से, तब तक बायां हाथ सुस्ता लेता। बाएं हाथ के सुस्ताने के बाद बाएं हाथ से लिखते तो दाहिना हाथ सुस्ताता रहता। यदि वे ऐसा करते रहे तो एक समय बहुत जल्दी आ जाएगा जब लिखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और हाथ थके हुए नहीं होंगे। पत्नी को जब मालूम हुआ कि रघुबर प्रसाद दोनों हाथ से लिख सकते हैं तो उसने एक बैरागी से पूछा, क्या तुम्हारे हाथ में 6 उंगलियां हैं? नहीं, पर तुमने ये कैसे सोचा कि मेरी 6 उंगलियां हैं? तुम दोनों हाथ से लिखते हो इसलिए पूछा। दोनों हाथ से लिखने वाले के हाथ में 6 उंगलियां होनी चाहिए? नहीं, पर मुझको लगा। पत्नी ने रघुबर प्रसाद की दोनों हथेलियों को अपने गालों पर रखते हुए कहा, मेरे पैर की उंगलियां तो देखो। पत्नी ने कहा, क्या 6 उंगलियां हैं? देखो तो, ठीक तो है। पत्नी के नन्हे नन्हे सुंदर पैर थे। अंगूठे के पास एक उंगली लायक और जगह थी। क्या एक उंगली और थी जो कटवा ली? जगह है पर उंगली नहीं निकली। 5 तो ठीक है। मेरी 5 उंगलियों के बाद कितनी जगह है पर छठवीं नहीं निकली, कहकर रघुबर प्रसाद ने अपने हाथ की एक उंगली अंगूठे की खाली जगह के पास रख दी। पत्नी ने पैर की उंगलियों से रघुबर प्रसाद की हाथ की उंगलियों को जोर से पकड़ा। अच्छा, छोड़ दो, रघुबर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने छोड़ दिया। अरे, कहकर पत्नी ने रघुबर प्रसाद के पैर छुए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। तुमको पैर लग गया था। रघुबर प्रसाद मुस्कुराए। ऐसे कितनी बार तुम्हारा पैर मुझको लगता होगा, तब तो तुम पैर नहीं छुई। कई दिन बाद भी एक बार पैर छू लो तो पहले का हिसाब पूरा हो जाता है, शर्माकर पत्नी ने कहा। क्या तुमको मालूम है जामुन में भी फूल आते हैं? रघुबर प्रसाद ने पूछा। मुझको मालूम नहीं था। मैं सोचता था जामुन में सीधे फल लगते हैं। क्या तुमने एक साल जामुन के फूल को देखा है? हाँ, तुम्हारे आने के 2-3 दिन पहले एक छोटे छोटे फल आ गए थे। मैं नहीं देखी। किसी पेड़ में ढूंढ कर देखेंगे, शायद अभी फूल फल नहीं बने हो। जामुन के सीधे फल पर ध्यान जाता है, फूल पर नहीं। परीक्षा में स्याही या पेन बदलते समय निरीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह कड़ा नियम था। तब निरीक्षक को उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता था कि स्याही या पेन बदलने की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखें या दाहिने हाथ से, इसकी स्वतंत्रता थी। रघुबर प्रसाद के बाएं हाथ के अक्षर और दाहिने हाथ के अक्षर में अंतर नहीं था। बहुत ध्यान से देखने पर अंतर मालूम होता था। यह अंतर उसी तरह था जैसे गणेश जी की फोटो को बाईं तरफ से देखो फिर दाहिने तरफ जाकर देखो, या किसी रखी कुर्सी को बाईं तरफ से देखो या दाहिने तरफ से। कुर्सी में अंतर नहीं होता था। रघुबर प्रसाद जब पढ़ते थे तब उनको परीक्षा के समय हाथ बदलने की अनुमति लेनी पड़ती थी। तब वे खड़े हो जाते होंगे। कहिए सर, अब दाहिने हाथ से लिखना चाहता हूँ। पहले क्या बाएं हाथ से लिख रहे थे? जी सर। क्या बायां हाथ टूट गया? नहीं सर, हाथ ठीक है पर थक गया। निरीक्षक को कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब दाहिने हाथ से भी लिख सकते हैं। जी सर। अधिक बात करने से परीक्षा का समय ज़ाया होता है, इसलिए वहाँ उनके अधिक बहस नहीं की थी। अभी आप कुछ देर बाएं हाथ से लिखिए, मैं मुख्य निरीक्षक से पूछकर बताता हूँ, कहकर वे साथी निरीक्षक से अनुमति लेकर मुख्य निरीक्षक के पास जाएंगे। एक परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखते लिखते अब दाहिने हाथ से लिखने की अनुमति मांग रहा है। अनुमति दे दें?
बाएं हाथ से लिखते लिखते दाहिने हाथ से क्यों लिखना चाहता है? कहता है बायां हाथ थक गया है, इसलिए दाहिने हाथ से लिखेगा। जो दाहिने हाथ से लिखते हैं वे तो दाहिने हाथ से ही लिखते रहते हैं। हाथ थक जाता है तब भी दाहिने हाथ से लिखते रहते हैं। मैं तो वर्षों से दाहिने हाथ से ही लिख रहा हूँ। मैं भी दाहिने हाथ से लिखता हूँ। दाहिने हाथ में चोट लग जाए तो भी दाहिने हाथ से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा दे नहीं पाते। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से कैसे लिखा जा सकता है? जिनके हाथ नहीं होते वे पैर से लिख लेते हैं। हाथ से लिखने और पैर से लिखने में यह पहचान में आता होगा सर कि यह हाथ से लिखा है और यह पैर से। जैसा हाथ पहचान में आ जाता है कि हाथ है और पैर पहचान में आ जाता है कि पैर है। मुंह में ब्रश पकड़कर चित्र बनाने के बारे में मैंने पढ़ा है। मुंह में बनाई कोई और झोंपड़ी हो तो झोंपड़ी देख कर यह कैसे पता चलेगा कि यह मुंह से बनी झोंपड़ी है या हाथ से? शायद मुंह से अच्छी ना बनती हो, हाथ से भी खराब बनती है। सचमुच की झोंपड़ी मुंह से अच्छी नहीं बनेगी। विद्यार्थी तो वही है, चाहे वह बाएं हाथ से लिखे या दाहिने से, चाहे ना लिखे, उसे अनुमति दे दीजिए और रघुबर प्रसाद को परीक्षाओं में दोनों हाथ से लिखने की अनुमति मिल जाती होगी। रघुबर प्रसाद दूसरे लड़कों से अधिक लिखते होंगे। वे पढ़ने में होशियार थे और अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे। रघुबर प्रसाद ने साधु से कहा, मेरा छोटा भाई आने वाला है, क्या उसे एक दिन हाथी पर बैठाकर घुमा दोगे? रघुबर प्रसाद की पत्नी का भी मन था कि वह हाथी पर बैठकर घूमे। उन्होंने पत्नी का नाम नहीं लिया। मैं अचानक एक दिन चला जाऊंगा, साधु कहेगा। क्या हाथी पर जाओगे? हाथी अचानक एक दिन नहीं जा सकता। वह जिस दिन जाएगा रोज की तरह जाएगा। यह तब कैसे होगा? तुम हाथी पर सवार होंगे, रोज की तरह जाते हाथी पर सवार तुम अकेले अचानक कैसे जाओगे? हाथी के साथ तुम भी रोज की तरह चले जाओगे। हाँ, मैं हाथी पर सवार होकर अचानक नहीं जा सकता। घोड़े पर अचानक जा सकते हैं। घोड़े पर थोड़ा अचानक जाया जा सकता है, पूरा अचानक नहीं। रात के अंधेरे में या दिन के सुनसान में कुछ अचानक हुआ जा सकता है, पर आजकल अंधेरा एकदम अंधेरा नहीं होता और दिन का सुनसान एकदम सुनसान नहीं। मैं घोड़े पर जाता हुआ दिख जाऊंगा। घोड़े की टप टप की आवाज़ खड़बड़ दूर तक सुनाई देगी। जितना सुनसान दिन और रात में होगा, खड़बड़ उतनी दूर तक सुनाई देगी। फिर जाना दिख जाएगा। हाथी को दबे पांव चलता है, दौड़ेगा तो दबे पांव। उसके गले में घंटी नहीं है, उसके जाने की आवाज़ नहीं होगी। वह इतना बड़ा है कि छुप नहीं सकता, वह दिख जाएगा। घोड़े को कुछ छुपाया जा सकता है, हाथी को बिल्कुल नहीं। पर घोड़े की आवाज़ आड़ में नहीं छुपती। आड़ में खड़े रहेंगे तो कब तक रहेंगे और जाना कैसे होगा? वेश बदल कर अचानक नहीं जा सकते। कोई नहीं पहचानेगा और लगेगा कि तुम अचानक चले गए। मैं अपना वेश बदल दूंगा, पर घोड़े और हाथी का वेश कैसे बदलूंगा? हाँ, घोड़े के वेश को नहीं बदल सकते, हाथी का भी नहीं। आदमी दाढ़ी मुंडाकर बदल जाएगा। कपड़े बदल लेता है तो वेश बदल लेता है। युवा बूढ़ा हो सकता है, लंगड़ा लूला अंधा बनकर वेश बदल सकते हैं। अच्छा होता कि हाथी को ऊंट बनाकर कुछ दूर तक जाते, फिर बैल बनाकर बैलगाड़ी में चले जाते। हाथी को बहुत छोटा हाथी बनाकर झोले के अंदर रखकर रेलगाड़ी बस से अचानक चले जाते। घने जंगल में वे छुप सकते हैं। हाँ, पर मुझे छुपकर बनारस जाना है। मैं तो जंगल में हाथी समेत छुप जाऊंगा। जंगल में बनारस की तरफ चलता रहूंगा। जंगल तो थोड़ी दूर इतना बड़ा है, बनारस तक इतना बड़ा नहीं है। जंगल के बाद गांव है, शहर या खुला मैदान होगा, तब नहीं छुप सकूंगा। जंगल में छुपकर बनारस जाने का एक ही तरीका है कि जंगल भी साथ साथ बनारस चले और जंगल के अंदर हाथी चलता रहे। तुम वेश बदल लो, फिर हाथी पर बैठकर चले जाना। लोग सोचेंगे कि हाथी पर कोई दूसरा चला गया। पत्नी खाने की तैयारी कर रही थी। रघुबर प्रसाद दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े थे। विभागाध्यक्ष कुर्ता धोती पहने स्कूटर हाथ से डेलते हुए आ रहे थे। यह देखकर रघुवर प्रसाद उनके पास चले गए। क्या हुआ सर? चालू करते करते थक गया। चालू नहीं हुई। आगे मिस्त्री की दुकान है? हाँ है ना, आइए पहले चाय पी लीजिए। चाय नहीं, पानी पीऊँगा। अच्छा आइए। विभागाध्यक्ष सामने बरामदे में खड़े रहे। रघुवर प्रसाद ने पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी कमरे में नहीं थी। कहाँ गई? लगता है खिड़की से उस पार चली गई। आइए सर, उधर चलिए। किधर? खिड़की के उस तरफ। चप्पल उतार दीजिए। विभागाध्यक्ष चप्पल उतारकर रघुबर प्रसाद के पीछे पीछे कमरे में आए। रघुबर प्रसाद कुर्सी से खिड़की से कूदे। विभागाध्यक्ष ने खिड़की से आती हुई ठंडी हवा को महसूस किया। जंगली फूलों की आती गंध थी। विभागाध्यक्ष जैसे ही नीचे उतरे, चिड़ियों के कलरव को उन्होंने सुना। आकाश साफ था, सूर्य था, पर इतनी गर्मी नहीं थी। दोनों नंगे पैर थे। पगडंडी थी, पगडंडी को गोबर से लीप लिया गया था। आइए सर, कहते हुए वे गोबर से लीपी पगडंडी पर चलने लगे। विभागाध्यक्ष को लगा कि उन्होंने लंबी पूंछ वाली शाह बुलबुल को देखा है।
बड़ी अच्छी जगह है रघुबर प्रसाद। विभागाध्यक्ष बहुत खुश हुए। जी सर, उस तरफ कुछ दूरी पर तहसील ऑफिस है और इस तरफ एकदम पास बस स्टैंड। रघुवर प्रसाद ने हाथ के इशारे से उनको बताया। छोटे छोटे लड़के लड़कियां छुपा छुपाई खेल रहे थे। फटी कमीज पहने एक छोटा बच्चा जामुन के पेड़ के पीछे छिपा था। बच्चे इधर उधर दिख जाते थे। 3 पेड़ों की आड़ में छुपे 3 बच्चे थे। चलते चलते एक पतली छोटी नदी मिली। नदी का पानी एकदम छिछला था, पर स्वच्छ और ठंडा। छोटे से छोटा बच्चा इसमें डूब नहीं सकता था। पानी इतना साफ था कि पानी के नीचे छोटे बड़े पानी के तराशे हुए तरह तरह के गोल पत्थर दिख रहे थे। आप पानी पीना चाहे तो यहाँ से पी लें, साफ पानी है। नदी में एक बहुत छोटी बच्ची केवल चड्डी पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक पत्थर था। विभागाध्यक्ष पानी पीने उतरे। तेज बहते ठंडे पानी का स्पर्श पैरों को हुआ। वे आघा गए। झुककर चुल्लू में पानी लेकर उन्होंने भरपेट पानी पिया। एक आम का पेड़ जिसमें बौर पहले आ गई थी, उसकी डाली की फुंगनियों में गुच्छे गुच्छे के आम लटके हुए थे। उस पेड़ के नीचे पत्नी आम बीन रही थी और आंगन में रखती जा रही थी। क्या कर रही हो? चटनी के लिए आम बीन रही थी। विभागाध्यक्ष आए हैं। तब तक विभागाध्यक्ष पानी पी कर उनके पास आ गए थे। आंचल में रखे आमों को कमर में खोसकर उसने विभागाध्यक्ष को नमस्कार किया। विभागाध्यक्ष ने मन में सोचा, रघुबर प्रसाद की पत्नी कितनी सुंदर है। तुम जाकर खाना बनाओ, हम लोग चाय यहाँ बूढ़ी अम्मा की दुकान से पी लेते हैं। आइए सर। रघुबर प्रसाद दूसरी पगडंडी की तरफ बढ़ गए। यह पगडंडी भी गोबर से लिपी थी। पगडंडी में कहीं कहीं गोबर की पपड़ी से नीचे से हरी धूप के गुच्छे निकल आए थे। ये धूप के गुच्छे पूरी पगडंडी पर पैर रखने के लिए हरे मखमल के टुकड़े की तरह लग रहे थे। इस तरफ हवा में गीलापन था। पगडंडी के बाईं तरफ पगडंडी के साथ साथ चट्टानें थीं। इन्हीं चट्टानों के बीच से ऊपर से कहीं पानी फूट कर बह रहा था। इसकी तेज आवाज आ रही थी। आगे एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे 4 बल्ली गाड़कर बांस की छप्पर पर बोरा डाल दिया गया था। बरगद में छोटे छोटे लाल फल लगे थे। जमीन पर फल बिखरे पड़े थे। एक बड़ा काले मुंह का बंदर पेड़ पर बैठा हुआ चुन चुन बरगद के फल खा रहा था। जब ये लोग चाय की दुकान पर पहुंचे तो कोने में छुपा हुआ काले मुंह का एक बड़ा बंदर विभागाध्यक्ष के पास से अपनी लंबी पूंछ उठाए तेजी से निकला और भागता हुआ बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। छोटी सी चाय की दुकान थी। चूल्हे पर चाय बनती थी। बूढ़ी अम्मा चावल पछोर रही थी। बूढ़ी अम्मा, 2 चाय बना दो। सामने बड़े बड़े पत्थर रखे थे। उसकी पत्थर पर दोनों बैठ गए। बूढ़ी अम्मा ने चूल्हे में लकड़ी छेना डालकर आग को परचाया और एक छोटी एल्यूमीनियम की पतीली में चंपू से पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ाया। बूढ़ी अम्मा काले रंग की थी। पूरे सफ़ेद बाल थे। चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। झुर्रियाँ लकीरों जैसी थी। 2 कप बस्सी में अम्मा ने चाय दी। एक कप की डंडी टूटी थी। एक टूटे कप को रघुबर प्रसाद ने अपने लिए रखा। चाय में धुआइन धुआइन गंध थी, पर गंध अच्छी थी। चाय भी बहुत अच्छी थी। विभागाध्यक्ष को चाय बहुत अच्छी लगी। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगली कड़ी में साथ आगे चलेंगे। धन्यवाद।